सेल्फ इंडक्शन में हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास एक सिंगल कॉइल रहेगी, उस कॉइल को मैं टैपिंग की के हेल्प से एक बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा। इस बैटरी से जब करंट इस कॉइल के अंदर फ्लो करेगा तो क्या होगा, जब करंट जीरो से किसी मैक्सिमम वैल्यू, मतलब करंट क्या होगा, जीरो से किसी मैक्सिमम वैल्यू की तरफ को जा रहा है, तो उस समय जो करंट है वो इंक्रीजिंग है, तो करंट जो मैग्नेटिक फील्ड वायर के अंदर प्रोड्यूस करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीजिंग रहेगी। और जब मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद दिस कॉइल चेंज होगी तो इस कॉइल के अंदर भी एक करंट इंड्यूस होगा और वो करंट जो है अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन उसको अपोज करता है। तो यहाँ से हमें मिला था कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, जिसमें हमने कहा था कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड करंट। तो जब हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो हमने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया था, वो कांस्टेंट था एल। एल को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। और 5m जो है इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की थी, ई, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होती है, रेट ऑफ बाय लेंजिस लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जब हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया था तो मेरे पास आया था E इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, बट इंड्यूस्ड करंट क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। तो मेरे पास आ गया था इंड्यूस्ड करंट एल डी आई बाई डी टी अपॉन रेजिस्टेंस। ओके, तो यहाँ से अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस जो है उसकी वैल्यू निकालनी होती है तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस जो है इट विल बी इक्वल टू द इंड्यूस्ड करंट व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज यूनिटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ दैट कॉइल इज यूनिटी। तो यहाँ से हमने कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस किया था और उसके कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इसके यूनिट हमने निकाले थे हेनरी, जो कि किससे इक्वल था 1 वोल्ट 1 सेकेंड पर एम्पियर। तो ये हमने कल किया था। अब नेक्स्ट है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, तो म्यूचुअल इंडक्शन जो है इसके अंदर हम दो कॉइल्स लेते हैं। एक कॉइल को हम प्राइमरी कॉइल बोलते हैं जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है P से, दूसरी कॉइल जो है वो होती है सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल जो होगी उसमें हमने एक बैटरी लगाई है विद द हेल्प ऑफ टैपिंग की, और सेकेंडरी कॉइल जो होगी उसमें हमने गैल्वेनोमीटर लगाया जो कि सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस होने वाले करंट को मेजर करेगा। अब इसका नाम क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन। इसका नाम है म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या बताता है, म्यूचुअल मतलब मोर देन वन, सेल्फ सिंगल। अगर म्यूचुअल इंडक्शन की बात कर रहे हैं तो इट इज मोर देन वन। जब हम मोर देन वन की बात करेंगे तो हमारे पास हम बात कर रहे हैं टू कॉइल्स की, एक कॉइल P विच इज प्राइमरी कॉइल, दूसरी कॉइल S विच इज सेकेंडरी कॉइल। दोनों कॉइल्स जो होती है, पहले एक प्राइमरी कॉइल को हम किसी चीज के ऊपर लपेट देंगे, उसके बाद उसके ऊपर हम सेकेंडरी कॉइल को भी लपेट देंगे। तो इस तरह से, और इनके दोनों टर्मिनल जो है प्राइमरी कॉइल के उसको बैटरी से जोड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ टैपिंग की, और दूसरे सेकेंडरी कॉइल के टर्मिनल जो है उनको हम एंड्स जो है उसको हम जोड़ेंगे किसी गैल्वेनोमीटर, और दोनों के बीच में एक लैमिनेटेड कोर होगा जिससे जो दोनों को क्या करेगा, इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा। मतलब दोनों वायर्स जो है एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, एक दूसरे को लिपटी होंगी पर एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, मतलब एक का करंट दूसरी में ट्रांसफर नहीं होगा। अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, इट इज द फिनोमिना एसोसिएटेड विद टू कॉइल्स। वन कॉइल इज प्राइमरी कॉइल, अदर कॉइल इज सेकेंडरी कॉइल, ड्यू टू विच व्हेन देयर इज चेंज इन करंट इन द प्राइमरी कॉइल देन देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द सेकेंडरी कॉइल। इसको बोलते हैं, यानी प्राइमरी कॉइल के अंदर हम करंट चेंज करेंगे, करंट चेंज होगा जिसके कारण सेकेंडरी कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस होगा जो अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन विच इज द इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल उसको अपोज करेगा। तो ये रहेगा हमारा म्यूचुअल इंडक्शन। अब इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्या है, इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे वेरीफाई करेंगे, तो डायग्राम आपको पता चल गई है। अब क्या होगा कि जब हमारे पास जो प्राइमरी कॉइल है इसके अंदर करंट जीरो से किसी मैक्सिमम वैल्यू को ग्रो करेगा, करंट जीरो से किसी मैक्सिमम वैल्यू को ग्रो करेगा, मतलब ये करंट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो चेंज होगी। करंट मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहा है वो चेंज होगी।
अब दूसरी वायर जो है इसी के ऊपर म्यूचुअली कपल्ड है। म्यूचुअली कपल्ड मींस इसके ऊपर लपेटी हुई है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के साथ चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड दूसरी कॉइल उसके साथ ही है, तो उसके साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी, जिसके कारण सेकेंडरी कॉइल के अंदर भी एक करंट, इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा, और वो इंड्यूस्ड करंट जो होगा उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से रहेगी कि अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन दैट इज द ग्रोथ ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल उसको अपोज करेगा। जब तक आपने टैपिंग की को प्रेस किया हुआ है, अभी मैंने टैपिंग की को प्रेस किया तो करंट इसमें पहले क्या था, जब ओपन था कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था, मतलब करंट जीरो था। जैसे मैंने की को प्रेस किया करंट जीरो से मैक्सिमम वैल्यू को इंक्रीज होगा। अब करंट जब इंक्रीज हो रहा है, करंट जब चेंजिंग है तो वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो ये कॉइल जो है उसके साथ लिंक्ड है, तो इसके साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड, सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी, जिसके कारण सेकेंडरी कॉइल के अंदर एक करंट इंड्यूस होगा, और उस करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी कि वो ग्रोथ ऑफ द करंट इन द प्राइमरी कॉइल उसको अपोज करेगा। अगर मैं की के जो है इसको ओपन कर दूं, जब मैंने की के जो है इसको ओपन कर दिया, अब करंट जो है इस कॉइल के अंदर वो मैक्सिमम वैल्यू से जीरो की तरफ को आना शुरू होगा। की प्रेस थी तो मैक्सिमम हो गया, और जब की ओपन कर दी तो करंट जो है मैक्सिमम से जीरो वैल्यू की तरफ को आएगा। तो जब ये करंट जीरो आ रहा है तब फिर क्या हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है। करंट चेंज हो रहा है तो फिर से ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होगी लिंक्ड होगी सेकेंडरी कॉइल के साथ, जिसके कारण सेकेंडरी कॉइल के अंदर फिर से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, और वो इंड्यूस करंट क्या करेगा, अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन दैट इज द डिक्रीज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल उसको अपोज करेगा। तो दिस इज द फिनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। आगे बात करते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की। तो इसमें भी वही है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है, चाहे सेकेंडरी कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है, दिस मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू द प्राइमरी कॉइल। Magnetic flux of the secondary coil is directly proportional to the current in the primary coil. तो अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट कांस्टेंट इज कैपिटल एम, और कैपिटल एम को बोलते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कैपिटल एम इज द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। बट इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगी सेकेंडरी कॉइल के अंदर वो होगी डी फाई एम अपॉन डी टी, डी फाई एम अपॉन डी टी। तो हम क्या करेंगे, फाई एम की वैल्यू इस इक्वेशन से उठाएंगे, इक्वेशन 1 से उठाएंगे, और इसको ले लेंगे इक्वेशन 2, और 1 को पुट 1 इन 2 में पुट कर देंगे, तो एम आई की वैल्यू फाई एम की जगह रखते हैं डी डी टी ऑफ एम आई। ओके, तो यहां से E इज इक्वल टू एम डी आई अपॉन डी टी आ गया। तो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द एम, ओके, तो यू कैन फाइंड आउट। तो आप क्या करोगे, dt को इधर ले जाओगे तो E के साथ dt मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, di जो होगा वो नीचे आ जाएगा। तो यहां से m की वैल्यू भी, तो इसी तरह से हम इंड्यूस्ड करंट जो सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस हो रहा है उसको भी निकाल सकते हैं, I इज इक्वल टू E अपॉन R। तो E की वैल्यू हमारे पास ये है, स्टार इक्वेशन जो है, ठीक है। तो हमारे पास I इज इक्वल टू E अपॉन R आ गया। तो यहां से हम इंड्यूस करंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इंड्यूस करंट क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू एम डी आई डी आई अपॉन डी टी अपॉन आर। तो दिस इज द इंड्यूस्ड करंट इन द सेकेंडरी कॉइल। तो सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन जो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, और दोनों सिंपल हैं। सेल्फ इंडक्शन में सिंगल कॉइल होगी, और म्यूचुअल इंडक्शन में डबल कॉइल होगी। सेल्फ इंडक्शन में जिस कॉइल में करंट चेंज हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी उसी में प्रोड्यूस होगी, इंड्यूस्ड करंट भी उसी में प्रोड्यूस होगा। और म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होगा कि जो ईएमएफ है, जो करंट है, वो हम अप्लाई करेंगे प्राइमरी कॉइल को, और इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट जो प्रोड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल के अंदर। तो पेज नंबर 269 पे ये सारा एक्सप्रेशन आर्टिकल दिया हुआ है। अब यहां पे
हम बात करेंगे यूनिट्स क्या होंगे म्यूचुअल इंडक्शन के, तो म्यूचुअल इंडक्शन के यूनिट्स फिर से क्या रहेंगे, हेनरी रहेंगे, ठीक है। पर डेफिनेशन हेनरी की अब अलग होगी, डेफिनेशन हेनरी की अलग होगी। तो m यहां से हमने निकाल लिया e dt अपॉन डी आई, बट dt अपॉन डी आई इज इक्वल टू 1, ओके। जब dt अपॉन डी आई इज इक्वल टू 1 तो m विल बी इक्वल टू e, m e के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हम हेनरी जो है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द टू कॉइल्स इज सेड टू बी 1 हेनरी। Mutual induction of the two coils is said to be 1 Henry if an induced EMF of 1 volt produced in the secondary coil when rate of change of current is 1 ampere per second। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो होगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर पर सेकंड होगा, तो हम बोलेंगे कि म्यूचुअल इंडक्शन जो है, इंडक्टेंस जो है टू कॉइल्स की, दैट इज कैपिटल M, दिस इज इक्वल टू 1 हेनरी। आगे दो क्वेश्चन दिए हुए हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स जो है कॉइल्स की डबल कर दें, तो सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल जो है उसकी नंबर ऑफ टर्न्स, सेकेंडरी जो हमारा सेल्फ इंडक्शन था उसके अंदर ये कॉइल जो थी, इसकी बोलता है नंबर ऑफ टर्न्स जो है उनको हम डबल कर दें। ये जो है मान लो अभी कितनी थी, n थी, इनको हम कर दें 2n, तो बोलते हैं L के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ेगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन सेल्फ इंडक्टेंस। तो हमें सेल्फ इंडक्टेंस जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स के। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स जो है इनको डबल कर देंगे, n की जगह 2n कर देंगे, पहले n था 2n कर देंगे, तो क्या होगा, n इज इक्वल टू 2n। तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास 2n स्क्वायर, तो ये कितना आ गया मेरे पास 4n स्क्वायर। इट मींस जो इंडक्टेंस होगी ये चेंज होगी, ये इंक्रीज हो जाएगी बाई 4 टाइम्स, इंडक्टेंस बदल जाएगी बाई 4 टाइम्स, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ टर्न जो है प्राइमरी कॉइल के अंदर, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल इन द सेल्फ इंडक्शन, इफ नंबर ऑफ टर्न्स आर डबल्ड, ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस जो होगी वो 4 टाइम्स हो जाएगी। नंबर ऑफ टर्न्स अगर 3 गुना कर देंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस 3 टाइम्स हो जाए, 9 टाइम्स हो जाएगी। और अगर हम 4 टाइम्स कर दें नंबर ऑफ टर्न्स, तो सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो 16 टाइम हो जाएगी। मतलब 3 टाइम्स तो 3 का स्क्वायर, 4 टाइम तो 4 का स्क्वायर, 5 टाइम तो 5 का स्क्वायर, उतने गुना सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी। अच्छा, एक और आपने चीज ऑब्जर्व की होगी अपने घर में, कि जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं अपने घर में, गीजर ऑन करते हैं, तो उस केस में अगर आप ऑब्जर्व करें कि जो गीजर का जो स्विच होता है, जैसे आप ऑन करते हैं तो उसके अंदर अगर अंधेरे में आप उसको ऑन करें तो यू विल फाइंड दैट कि उस स्विच के अंदर स्पार्क प्रोड्यूस होती है, उस स्विच के अंदर स्पार्क प्रोड्यूस होती है। तो वो क्यों होता है? तो स्पार्क प्रोड्यूस होने का रीजन ये रहता है कि चाहे आप फैन ऑन करो, मतलब थोड़ा हैवी हो जिसमें मोटर जुड़ी हो, उसको अगर आप ऑन करोगे तो स्पार्क प्रोड्यूस होती है ऑन ऑफ के स्विच में। जो ऑन ऑफ के स्विच आपके घरों में लगे रहते हैं, तो क्या होता है, जो कॉन्टैक्ट रहते हैं स्विच के, स्विच कुछ इस तरह का होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। या अभी ये ऑफ है, ये ठीक है, अब इसको आप प्रेस कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, ऑन हो गया, ठीक है। जैसे आप इसको ऑन करते हो, बटन को ऑन करते हो आप, तो क्या होगा
कि स्पार्क प्रोड्यूस होती है, तो इसके अंदर क्या लगे होते हैं, कॉन्टैक्ट होते हैं, दो कॉन्टैक्ट और इन कॉन्टैक्ट्स के बीच में एयर होती है। जैसे ये कॉन्टैक्ट इस कॉन्टैक्ट से टच होता है तो बीच की एयर आयनाइज हो जाती है, जब एयर आयनाइज होती है तो इट विल प्रोड्यूस लाइट, ये लाइट प्रोड्यूस करती है। तो जब भी आप स्विच ऑन करेंगे और ऑफ करेंगे तो यू विल गेट ए स्पार्क विद इन द स्विच, दैट इज ड्यू टू द आयनाइजेशन ऑफ द एयर प्रेजेंट बिटवीन द कॉन्टैक्ट ऑफ द स्विच। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर, बहुत मजेदार चैप्टर है, ध्यान से करोगे, साथ साथ सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दैट कि बहुत आसान है। और इसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट आपके घर में जो सप्लाई आती है बाहर से, जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आपको सप्लाई सेंड करता है, जो आती है, वो करंट कौन सा रहता है, अल्टरनेटिंग करंट है। और अल्टरनेटिंग करंट को हम बोलते हैं एसी, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको एसी भी बोल देते हैं। तो नॉर्मली आपके जितने अप्लायंसेस रहते हैं, गीजर है, फ्रिज है, हीटर है, ये सारे के सारे अप्लायंसेस जो हैं, ये अप्लायंसेस चलते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्यू टू अल्टरनेटिंग करंट। पर आपका टीवी हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, आपका मोबाइल हो गया, ये सारे के सारे जो चलते हैं, ये एसी को हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं। ये अप्लायंसेस डीसी के ऊपर ऑपरेट होते हैं, पर हम आता हमारे घरों में एसी है, बाद में हम एडाप्टर वगैरह लगा के उस एसी को कन्वर्ट कर देते हैं, किसमें, डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट जो है इसको हम स्टडी करेंगे। अल्टरनेटिंग करंट इंडिया में जो आता है आपके घरों में 220 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट तक आता है, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। इतना करंट हमारे घरों में आता है। कुछ और कंट्रीज हैं जहां पे जो वोल्टेज रहती है वो 110 वोल्ट होती है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे जो वोल्टेज होती है, करंट जो करंट है अल्टरनेटिंग करंट, उसकी वोल्टेज 110 होती है। तो जो हमारे इंडिया में जो प्रोडक्ट है उनको हम वहां पे यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे वोल्टेज वेरी करती है। तो अल्टरनेटिंग करंट इट्स ए वेरी इजी और बहुत सिंपल सा चैप्टर है। तो इसको देखते हैं इसमें क्या है। तो अगर आप पेज नंबर, अगर आप देखें पेज नंबर 272, यहां पे थोड़ा सा अल्टरनेटिंग करंट इसके बारे में बता दो कि यहां पे अल्टरनेटिंग करंट जो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और अल्टरनेटिंग करंट की अगर डेफिनेशन बात करें तो ऐसा करंट है जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, पर डायरेक्शन इसकी पीरियोडिकली चेंज होती है। ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज होगा। और एसी जो है हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा था, तो ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज हो और डायरेक्शन, यहां पे डायरेक्शन चेंज हो रही है तो डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज हो, तो इस करंट को हम बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट। हमने डायरेक्ट करंट भी पढ़ा था। डायरेक्ट करंट जो होता है जिसका मैग्नीट्यूड भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और जिसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होती है। तो अल्टरनेटिंग करंट जो है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ये आ गया मैथमेटिकली एसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ की बात करें तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई से, और इसको हम लिख सकते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ई इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो ये क्या है, ये है हमारी अल्टरनेटिंग ईएमएफ। मतलब करंट है तो ईएमएफ होगी, ईएमएफ है तो करंट होगा। करंट तभी होगा, ईएमएफ होगी। ईएमएफ मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये जो आई है, ये जो आई है इसको बोलेंगे हम पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। आई
जो है इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एट टाइम t। ओके, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी है ओमेगा। और ओमेगा क्या होता है, 2 पाई न्यू होता है और इट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी भी होता है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, और इसको लिख सकते हैं न्यू क्या होता है 1 बाई कैपिटल टी, तो यहां पे न्यू की जगह क्या लिख देंगे 1 बाई कैपिटल टी। और आई नॉट जो है इट इज द पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। जैसे अगर हम ड्रॉ करें, ये मैं I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी कर्व मैंने ड्रॉ कर दी, तो इसकी ये जो पीक वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू टॉप वैल्यू, ये होगी आई नॉट। इंस्टेंटेनियस वैल्यू मतलब कहीं पे भी कोई भी वैल्यू, इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू। एट एनी टाइम t द वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट इज instantaneous value, and peak value the maximum value of the alternating current either in the upward direction or in the lower direction, इसको बोलेंगे हम peak value और maximum value of the alternating current। तो ये कर्व है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहां पे मैंने ऊपर की तरफ को मैंने क्या लिया, करंट लिया, इस तरफ को मैंने क्या लिया, टाइम लिया हुआ है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव हाफ, इसको बोलते हैं नेगेटिव हाफ, और ये यहां से 0 से लेके t तक जो होता है कंप्लीट साइकिल होता है। 0 to t इट इज नोन एज कंप्लीट साइकिल। और ये जो है पोर्शन, इस पोर्शन को हम बोलेंगे फर्स्ट हाफ और पॉजिटिव हाफ साइकिल। ये कंप्लीट है ना, इसका पहला हाफ इतना है, दूसरा हाफ ये है, और इसको ये पॉजिटिव साइड को है इसलिए इसको पॉजिटिव हाफ भी बोलते हैं, और ये नेगेटिव साइड को है इसलिए इसको हम नेगेटिव हाफ भी कहेंगे। तो साइन है, यहां पे आपने ध्यान देना, ये साइन कर्व है, इस कर्व को बोलेंगे साइन कर्व। हमने आई को आई नॉट कॉस ओमेगा टी भी लिखा था, उसकी कर्व कुछ डिफरेंट होगी, कोसाइन कर्व होगी। मैंने यहां पे लिखा है साइन कर्व। फर्स्ट हाफ जो होगा कंप्लीट साइकिल के लिए 0 to t, कंप्लीट साइकिल 0 से t तक, तो हाफ साइकिल क्या होगा 0 से t/2, पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा 0 से t/2, और नेगेटिव हाफ साइकिल होगा t/2 से t। इस तरह से हम जो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज द साइन कर्व, और एसी अल्टरनेटिंग करंट इसको हम साइन कर्व की फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे मैंने ये लिखा हुआ है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल फर्स्ट हाफ साइकिल होता है, और ये कहां से कहां होता है 0 से t/2 होता है, और कंप्लीट साइकिल होता है हमारा 0 से t। नेगेटिव यानी कि सेकंड हाफ साइकिल ये कहां से कहां होता है t/2 से t, जब टाइम t/2 से t होगा। ये है कोसाइन कर्व। अगर इक्वेशन जो है आपकी अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन जो है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू की इक्वेशन जो है वो है I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो उस केस में जो हमारी कर्व स्टार्ट होती है वो यहां से होती है। पिछले केस में क्या था, यहां से स्टार्ट हुई थी, इस केस में क्या है ऊपर से स्टार्ट होगी। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द साइन कर्व एंड कोसाइन कर्व। अब
273 के ऊपर दिया हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी? मीन और एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की क्या होती है? इसके लिए एक्सप्रेशन निकालिए। और दूसरी तरह से इसको पूछता है कि बताइए कि मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर कंप्लीट साइकिल 0 होती है। कंप्लीट साइकिल मतलब यहां से चले यहां पे पहुंचे, तो हम एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए भी निकाल लेंगे, अगले हाफ साइकिल के लिए भी निकाल लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, देखेंगे उनका सम क्या होगा, 0 आएगा। तो इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी क्या होती है? तो आपने ध्यान से देखिए कि मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर ए हाफ साइकिल इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट। मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर ए हाफ साइकिल इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट which would send same amount of charge as sent by AC in the same circuit in the same time. डेफिनेशन को आपने याद करना है कि मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी किसी हाफ साइकिल के लिए स्टेडी करंट की वो वैल्यू होती है जो उतना ही चार्ज सेंड करती है सर्किट के अंदर जितना कि सेंड किया है किसने, एसी ने, जितना कि सेंड किया है एसी ने फॉर द सेम इन द सेम सर्किट इन द सेम टाइम। दिस इज मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। अब इस मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, इसके लिए हमें एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एसी इज रिप्रेजेंटेड एज अल्टरनेटिंग करंट। उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमने अभी पढ़ा कि I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आपने इस इक्वेशन को ले लिया 1। अब आपको पता है कि करंट क्या होता है। करंट की डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, कि जब किसी कंडक्टर से चार्ज फ्लो करता है किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए तो उस कंडक्टर से करंट फ्लो करता है। तो I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। इसको ले लिया आपने सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन जो है इनको इक्वेट कर दिया, या दोनों को एक दूसरे पुट कर दिया, पुट 1 इन 2। फर्स्ट इक्वेशन को आपने सेकंड में पुट कर दिया, तो आई की जगह आपने लिख दिया आई नॉट साइन ओमेगा टी विच इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। यहां से आप डी क्यू फाइंड आउट कर लोगे तो डी टी दूसरी साइड चला जाएगा, तो डी क्यू इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। तो ये आ गया थोड़ा सा चार्ज जो फ्लो कर रहा है उस सर्किट से थोड़े से टाइम dt के लिए। अब टोटल चार्ज फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल, और फर्स्ट हाफ साइकिल कहां से स्टार्ट होता है, 0 से t/2। तो टोटल चार्ज हमारे पास आ जाएगा फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल। तो ये क्या होगा, जो स्मॉल चार्ज है हमारा dq, उसकी क्या होगी, इंटीग्रेशन होगी। और लिमिट, क्योंकि फर्स्ट हाफ साइकिल है, फर्स्ट हाफ साइकिल होता है 0 से t/2, इसलिए हमारी लिमिट क्या आ गई, 0 से t/2, और इंटीग्रेशन आ जाएगी dq की। अब dq की वैल्यू कितनी थी, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। तो आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब कुछ फॉर्मूलाज हैं, इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज हैं, वो आपको यहां पे इन चीजों को सॉल्व करने के लिए आपको याद रखने पड़ेंगे। आई नॉट कांस्टेंट है, इसको मैं इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले आऊंगा। ठीक है, तो मेरे पास अंदर क्या बचा, 0 टू t/2 साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, अब साइन ओमेगा टी डी टी की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। तो यहां पे आ गया माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ओमेगा को मैं ब्रैकेट से बाहर ले आया, और लिमिट्स यहां पे चलेंगे 0 से t/2।
अब लिमिट्स अप्लाई करूंगा, जहां पे भी टी था वहां पे अपर लिमिट, माइनस जहां पे भी टी था वहां पे लोअर लिमिट। तो ये क्या आ गया, माइनस ओमेगा आई नॉट अपॉन ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी बाई टू माइनस कॉस ओमेगा इंटू 0। बट ओमेगा क्या होता है, 2 पाई न्यू रहता है, और न्यू कितना होता है, 1 बाई टी होता है, तो ओमेगा क्या आ जाएगा, 2 पाई अपॉन टी। ठीक है, तो यहां पे जो ओमेगा है, ये वाला ओमेगा है, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, 2 पाई अपॉन टी। तो t से t कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास यहां पे बच गया मेरे पास cos पाई माइनस cos, यहां पे ओमेगा की जगह क्या आ जाना था, सॉरी t की जगह क्या आया, 0 आया, तो cos 0 कितना होता है, 1। अब cos पाई होता है -1, cos 0 होता है 1। तो यहां cos पाई है तो इसकी जगह आ गया -1 माइनस cos 0 क्या होता है 1, तो उसकी जगह आ गया मेरे पास 1। तो -1 प्लस -1 कितना हो गया, -2। तो यहां पे जो टोटल चार्ज है वो क्या आ गया, Q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा इंटू -2। तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, तो ये आ गया 2 आई नॉट अपॉन ओमेगा। अब आई एम जो है, इट इज द मीन और वैल्यू ऑफ AC इफ, तो हमने डेफिनेशन के में क्या बोला था, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ AC इज द दैट वैल्यू ऑफ द स्टेडी करंट विच वुड सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एज सेंट बाई अल्टरनेटिंग करंट इन द सेम सर्किट फॉर द सेम टाइम। तो जो हमारा टोटल चार्ज होगा उसके और मीन और एवरेज वैल्यू के बीच में रिलेशन होगा IM इंटू T/2, क्योंकि हम फर्स्ट हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, एक हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, और एक हाफ साइकिल का टाइम कितना होगा, T/2 होगा, T/2 माइनस 0 यानी T/2। सेकेंड हाफ साइकिल होगा तो T माइनस T/2, तो वो भी कितना आएगा, T/2 आएगा। तो आप जो थर्ड इक्वेशन भी हमें चार्ज बता रही है, फोर्थ इक्वेशन भी चार्ज बता रही है, दोनों सेम है, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम आ गई या राइट हैंड साइड सेम आ गई, तो आप इक्वेट कर दीजिए। तो IM इंटू T/2 ये वाली चीज, और यहां से आप लोगे ये Q कितना है, 2 I नॉट अपॉन ओमेगा, ये दोनों को आपने इक्वेट कर दिया। यहां से आपको मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ AC निकालना है, तो वो क्या है, IM है, तो IM इज इक्वल टू 4 I नॉट अपॉन ओमेगा T। तो ये मेरे पास आ गया, 2 इधर चला जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो गया, I नॉट वैसे ही है, और यहां T था ये नीचे चला जाएगा, तो ये T नीचे आ गया, तो ये आ गया 4 I नॉट अपॉन ओमेगा T। ठीक है, बट ओमेगा क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी होता है, तो ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन टी लिख दूंगा, तो 2 से 2 कट गया और इस t से ये t कट गया, तो मेरे पास आ जाएगा मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल टू 2 इंटू आई नॉट अपॉन पाई। आई नॉट क्या है, पीक वैल्यू है AC की, और IM क्या है, मीन और एवरेज वैल्यू है AC की, और इन दोनों के बीच में मैंने रिलेशन निकाल लिया। तो मेरे पास आया IM इज इक्वल टू 2 I नॉट अपॉन पाई। बट जो 2 अपॉन पाई रहता है ये वाला, इसकी वैल्यू होती है 0.637, इसको आपने याद रखना है। वैसे आप निकाल भी सकते हो, पाई की वैल्यू 2 को पाई की वैल्यू से डिवाइड करो तो यू विल गेट 0.637। तो जब आप इस चीज को 0.637 को 2 अपॉन पाई की जगह पुट करोगे, यू विल गेट IM इज इक्वल टू 0.637 इंटू I नॉट। ठीक है, ये तो आ गई हमारी मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ AC फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए। इसी तरह से सेकंड हाफ साइकिल के लिए अगर आपको मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ AC निकालनी है,
तो अब बिल्कुल वैसे ही चलोगे, बस आपकी यहां पे यहां तक सेम होगा, बस आपकी ये जो लिमिट्स हैं ये चेंज हो जाएंगी। सेकेंड हाफ साइकिल स्टार्ट हो रहा है t/2 से, एंड हो रहा है t पे, तो उस केस में आपकी जो लिमिट्स आएंगी वो लिमिट्स आएंगी आपकी t/2 से t, ये डिफरेंस आएगा। तो जहां भी आपने लिमिट अप्लाई करी है, आपने लिमिट कहां अप्लाई करी है, ये अप्लाई करी है यहां पे, ये था ना हमारे पास 0 से t/2, तो यहां पे आपने क्या लिखना है, t/2 से t, बाकी सेम रहेगा। और आगे आप सॉल्यूशन करते जाओगे तो यहां पे t था, अपर लिमिट t थी, तो यहां t आ जाएगा और यहां पे t/2 आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। सॉल्व करोगे यू विल गेट अगेन सेम वैल्यू। सेकेंड हाफ साइकिल के लिए आई एम भी कितना आएगा, 0.637 टाइम्स आई नॉट बट विद नेगेटिव साइन, ये आएगा। तो फॉर कंप्लीट साइकिल अगर आप कैलकुलेट करना चाहोगे मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, तो मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर द कंप्लीट साइकिल विच इज इक्वल टू आई, एंड दिस आई विल बी इक्वल टू द मीन और एवरेज वैल्यू फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल प्लस मीन और एवरेज वैल्यू फॉर द सेकेंड हाफ साइकिल, दोनों को ऐड कर दोगे तो ये 0.637 आई नॉट ये प्लस का है और ये माइनस का, जब दोनों को ऐड करेंगे देन वी विल गेट आई इज इक्वल टू 0। तो मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर द कंप्लीट साइकिल ये आ गया मेरा फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, ये आ गया सेकंड हाफ साइकिल के लिए। फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए मेरा आया था पॉजिटिव और सेकंड हाफ साइकिल के लिए मेरा आया था नेगेटिव, वैल्यू सेम थी, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, आंसर क्या आएगा 0। तो मैं मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ द एसी फॉर द कंप्लीट साइकिल इट इज इक्वल टू 0। अब जो 276 पेज पे मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो मैंने अंडरलाइन किया है, यह निकालना है। यह भी बिल्कुल वैसा ही है, हम लेके चलेंगे कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ, वी नो अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज रिप्रेजेंटेड एज E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आप एक ही लेके चलोगे E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ईएमएफ और करंट के बीच में रिलेशन क्या होता है, करंट होता है ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, तो ईएमएफ क्या, ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन रेजिस्टेंस, तो ये आ गया ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। तो ये मैंने दोबारा इसको किया हुआ है, alternating EMF is given by E is equal to E naught sin omega t. Now alternating current is given by I is equal to E upon R, तो E naught sin omega t upon R। हम मान लेंगे E naught upon R जो है वो क्या है, I naught है। तो अब हमारी वो इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई, I naught में करंट में कन्वर्ट हो गई। और करंट का एक्सप्रेशन अभी पिछला जो एक्सप्रेशन किया करंट का किया है उसकी स्टार्टिंग से आप स्टार्ट हो जाओगे, यहां से सब कुछ वैसा करोगे, वैसे ही एंड तक आप रिजल्ट तक पहुंचोगे और उस करंट को फिर से ईएमएफ में कन्वर्ट कर दोगे। ये फिर आप वैसे ही सॉल्व करोगे तो आपके पास EM मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आ जाएगी 0.637 I naught into R, but I naught into R is equal to E naught, I naught into R is equal to E naught, तो ये कितना आ जाएगा, EM is equal to 0.637 टाइम्स E naught। ये आ गई आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए।
इसी तरह से आप ये निकालोगे नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, वैसे जैसे पिछले एक्सप्रेशन में था, ये आ गई नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ फॉर कंप्लीट साइकिल इज इक्वल टू फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल एंड फॉर द सेकेंड हाफ साइकिल। इन दोनों का सम करेंगे, अगेन यू विल गेट द रिजल्ट 0। तो यहां से हम ये प्रूव कर देंगे कि मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ फॉर द कंप्लीट साइकिल इट इज अगेन 0। मैथमेटिक्स है, सिंपल है, इजी है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे यू विल फाइंड दैट बहुत आसान है और आप आराम से कर लोगे। एक फॉर्मूला इस एक्सप्रेशन में सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि जो साइन ओमेगा टी है उसकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है, तो दैट इज इक्वल टू माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। बस इंटीग्रेशन का वो फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो सेम मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, दोनों में फर्क यही है कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ वाले एक्सप्रेशन में आप उसकी इक्वेशन जो है उसको चेंज कर लो करंट में, डिवाइड करना है किससे, आर से, मतलब ई और आई के। हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है कि अगर मेरे पास कोई कंडक्टर है जिसकी रेजिस्टेंस है आर और जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, कितने टाइम के लिए, टी टाइम के लिए, तो उस कंडक्टर के अंदर हीट प्रोड्यूस होगी, जो हीट होगी जिसका फॉर्मूला क्या होगा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। Heat produced in a conductor of resistance R when a current I is flowing through it for time t is given by H। इसको बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन है जिसमें हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इसको यूज करेंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, अल्टरनेटिंग करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ये फाइंड आउट करनी है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई आर एम एस से। अल्टरनेटिंग करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम अल्टरनेटिंग करंट लेके चल पड़ेंगे, और हमें पता है कि हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर in which the current I is flowing, and if the resistance of the conductor is R और current is flowing for time dt, then heat produced, थोड़े से टाइम के लिए थोड़ी सी हीट dH प्रोड्यूस होगी। तो हमारे पास dH क्या आ गया, I स्क्वायर R dt। कंप्लीट साइकिल के लिए हीट प्रोड्यूस्ड, heat produced for the complete cycle, that H is equal to 0 to T dH। dH की वैल्यू I स्क्वायर R dt मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी। कंप्लीट साइकिल की बात की है तो 0 से T, पिछले वाले में था हाफ साइकिल हमने अलग लिया था, हाफ साइकिल हमने अलग लिया, 0 से T/2 अलग लिया था, T/2 से T अलग लिया था। इसमें ये कंप्लीट साइकिल के लिए पूछ रहा है, वहां भी कंप्लीट साइकिल के लिए पूछा पर वहां हमें दोनों साइकिल्स के लिए अलग अलग लेना पड़ना था। यहां पे सीधे 0 से T फॉर द कंप्लीट साइकिल, dH की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी I स्क्वायर R dt। ओके, अब I क्या है, I नॉट साइन ओमेगा टी, तो I स्क्वायर क्या होगा, I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू dt। यहां से पीक वैल्यू कांस्टेंट होगी, R रेजिस्टेंस ये भी कांस्टेंट होगी, इन दोनों को हम ले लेंगे इंटीग्रेशन से बाहर। अब इंटीग्रेशन बची 0 से T साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। अब इसमें आपको ये फॉर्मूला जो है इंटीग्रेशन का, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो है इसकी इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है तो आपको हमेशा इसी तरीके से इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ये इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, तो इसकी जगह आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी। इस तरह से आप लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। तो ये है टोटल हीट प्रोड्यूस्ड। ओके, यहां से 2 है, इसका कोई यूज नहीं है ब्रैकेट के अंदर, तो हम इंटीग्रेशन के अंदर तो इसको बाहर ले आएंगे, कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले आएंगे, तो हमारे पास बाहर क्या आ गया,
आई नॉट आर अपॉन 2, 0 से t बाई 2, 1 माइनस अब क्या बचा cos 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। अब 1 जो है इसकी इंटीग्रेशन हम अलग से करेंगे, cos 2 ओमेगा टी की इंटीग्रेशन अलग करेंगे, तो 1 की इंटीग्रेशन 1 इंटू डी टी और cos 2 ओमेगा टी इसकी इंटीग्रेशन हम अलग करेंगे। और 1 की dt की इंटीग्रेशन होती है t, तो dt की जगह इंटीग्रेशन में क्या आ गया t, लिमिट 0 से कैपिटल T, और cos 2 ओमेगा cos थीटा की इंटीग्रेशन होती है sin थीटा, cos 2 थीटा की होगी sin 2 थीटा अपॉन 2, cos 2 ओमेगा t की इंटीग्रेशन होगी sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा। dt की मैंने यहां पे लिख दिया इंटीग्रेशन है t, cos 2 ओमेगा t dt की इंटीग्रेशन ये आएगी sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा, ये मैंने लिख दिया। इनके लिए लिमिट अप्लाई करेंगे, जहां भी t होगा वहां पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t की जगह अपर लिमिट कैपिटल T थी, माइनस t की जगह लोअर लिमिट 0 थी, तो आ गया 0, और यहां पे 2 ओमेगा हम बाहर ले लेंगे, तो माइनस 1/2 ओमेगा, और ये आ गया मेरे पास, जहां स्मॉल t था वहां पे अपर लिमिट आ गई कैपिटल T, माइनस जहां स्मॉल t था अपर लिमिट लोअर लिमिट आ गई 0, 0 से जो भी मल्टीप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, t 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 1/-1/2 ओमेगा, और ओमेगा की जगह लिख सकते 2 पाई अपॉन टी, तो sin 2 वैसे आया, ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन टी, और साथ में ये t मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये t वैसे का वैसे, इस t से ये t कैंसिल हो जाएगा, sin 0 क्या होता है, 0 होता है। तो अगले स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, आई नॉट स्क्वायर r अपॉन 2 माइनस t माइनस 1/2 ओमेगा साइन 4 पाई, 2 इंटू 2 4 और साथ में पाई, क्योंकि t से t कट गया तो यहां सिर्फ बचा साइन 4 पाई, और साइन n पाई होता है 0, इसका मतलब साइन 4 पाई भी क्या होगा, 0 होगा। तो मेरे पास क्या आ गया, आई नॉट स्क्वायर r अपॉन 2 इंटू टी माइनस 0, क्योंकि ये टर्म मेरी सारी की सारी क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, तो h मेरे पास क्या आ गया, आई नॉट स्क्वायर r अपॉन 2 इंटू कैपिटल T। हम मान लेते हैं, तो ये मेरे पास आ गया h। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है उसकी रिलेशन जो है ये है हीट प्रोड्यूस के साथ, कि हीट प्रोड्यूस जो है वो ये आएगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप इक्वेट कर दीजिए, ठीक है, आर टी इधर भी आर टी ये कट जाएगा, तो आई स्क्वायर आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा मेरे पास। ये आ गया, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहां स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है, तो ऊपर वाले का स्क्वायर रूट से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आई आर एम एस क्या आ जाएगा, आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2, और 1/√2 की वैल्यू आपने याद रखनी है, इट इज 0.707, तो इसका मतलब आई आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 आई नॉट। तो ऑल 3 एक्सप्रेशन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, चांसेस हैं आ सकते हैं एग्जाम में, सिंपल है, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, नोट्स आपके पास है, वीडियो आपके पास है, दोनों से आप दोनों को साथ में चला के अगर सॉल्व करोगे आपसे हो जाएंगे आराम से।